हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। VBPS इटावा भोपजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी की, और प्लांट फिजियोलॉजी में हमारा जो लेसन था वो था पादपों में श्वसन, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। और हमने श्वसन की जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था वो बात कर ली थी। ऑक्सीश्वसन पढ़ लिया था, अनऑक्सीश्वसन पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे जो प्लांट्स हैं उनमें ऑक्सीश्वसन की जो क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। देखो, हमने बात की श्वसन का जो क्रियाधार था वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीश्वसन हो चाहे अनऑक्सीश्वसन हो, ग्लूकोज के रूप में क्या करता है? प्रवेश करता है। तो यहाँ हम ऑक्सीश्वसन की जो क्रिया है उसको 3 चरणों के अंतर्गत समझेंगे, जिसमें फर्स्ट जो चरण आएगा वो आता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल, और थर्ड है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। तो ये जो 3 चरण हैं उनके द्वारा हम संपूर्ण ऑक्सीश्वसन की जो क्रिया है उसको समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की, उसके बाद में क्रेब्स साइकिल की, उसके बाद में ETS की। तो प्रारंभ में हम इनकी नॉर्मल जानकारी देखें कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, ETS में क्या होता है। मेनली जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, वो O2 की प्रेजेंस में, O2 की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण की क्रिया के दौरान CO2 जल और मेनली मुख्य रूप से ऊर्जा मुक्त होती है। और एक ग्लूकोज अणु के विघटन से हम यहाँ पढ़ेंगे कि 36 या 38 ATP के तुल्य हमें जो ऊर्जा है वो क्या होती है? मिलती है। तो ये जो 3 चरण हैं, इन तीनों चरणों के द्वारा हम प्लांट्स में संपूर्ण ऑक्सीश्वसन की क्रिया की बात करेंगे। सबसे पहले इनकी सामान्य जानकारी हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, क्रेब्स साइकिल कहाँ होगा, ETS कहाँ होगा, कहाँ कहाँ किस प्रकार से ATP का फॉर्मेशन होता है, ATP का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का एक अणु जो है, एक अणु की बात कर रहे हैं यहाँ, जो ग्लूकोज है वह 6 कार्बन युक्त क्या होता है? यौगिक होता है। 6 कार्बन युक्त क्या है? यौगिक है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल में या पायरुविक एसिड में क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस होगा, इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसके दौरान ग्लूकोज का एक जो अणु है, एक अणु को पायरुविक अम्ल में बदल दिया जाता है। यहाँ पायरुविक अम्ल के कितने अणु हैं? 2 अणु। कितने अणु हैं? 2 अणु। ये पायरुविक एसिड जो है ये 3 कार्बन युक्त होता है। कैसा होता है? 3 कार्बन युक्त, अर्थात 3 कार्बन के 2 अणु बन जाते हैं। किसके? पायरुविक एसिड के या पाइरुवेट के। ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है, इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनकी हम यहाँ बात करें। यह क्रिया 10 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरण हैं ग्लाइकोलाइसिस के? 10 चरण हैं। 10 चरणों के दौरान ही जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में बदलता है, पायरुविक अम्ल में चेंज होता है। इसके
सभी चरण उत्क्रमणीय हैं, रिवर्सिबल हैं, केवल 1, 3 व 10 चरण के अलावा, मतलब पहला, तीसरा और 10वां जो इसका चरण है वो अनुत्क्रमणीय है, इनरिवर्सिबल है। बाकी जितने चरण हैं वो सारे के सारे कैसे इसके उत्क्रमणीय हैं, रिवर्सिबल हैं। पहला, तीसरा और 10वां जो चरण है इसका वो क्या है, इनरिवर्सिबल है। इसके अलावा सभी चरणों में एंजाइम की आवश्यकता होती है, केवल एक चरण को छोड़कर। एक चरण में एंजाइम की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है यह कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। चाहे ऑक्सी शोषण करने वाले हों चाहे अनॉक्सी शोषण करने वाले हों, सभी में ग्लाइकोलाइसिस होगा और पायरुविक एसिड का निर्माण होगा। पायरुविक एसिड का जो फ्यूचर है वो बाद में O2 की उपस्थिति और अनुपस्थिति के ऊपर क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ हो रही है, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत संपन्न हो रही है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसके अलावा हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है, इस ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में 2 बार फास्फोराइलेशन होता है, अर्थात 2 ATP की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। साथ ही यहाँ से हमें 4 ATP प्राप्त होते हैं, 4 ATP मिलते हैं और 2 NADH2 प्राप्त होते हैं, 2 NADH2 प्राप्त होते हैं। क्लियर? यहाँ पर शुद्ध लाभ 4 ATP, 4 में से 2 खर्च हो गए, 2 ATP, तो शुद्ध लाभ 2 ATP का, 2 NADH2 हैं, इनसे ETS के दौरान हमें 6 ATP के तुल्य क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है यदि ये ETS में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में कुल ATP लाभ कितना होगा, तो 2 तो शुद्ध ATP और 6 यहाँ से मिलेंगे, 8 ATP के समतुल्य हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा यहाँ O2 व CO2 का उपयोग नहीं होता, ना तो O2 काम में आती है और ना ही CO2 निकलती है। क्लियर? ये संपूर्ण ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को बता रहा है। कहाँ संपन्न हो रही है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। 2 ATP खर्च होते हैं, 4 ATP बनते हैं, तो 4 बने, 4 में से 2 खर्च हो गए, शुद्ध ATP लाभ कितना हुआ, 2 का। 2 NADH2 बनते हैं, 1 NADH2 से 3 ATP के तुल्य ऊर्जा मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो NADH2 हैं आगे ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में प्रवेश करेंगे, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में प्रवेश करेंगे, तब इनसे 6 ATP अणु प्राप्त होंगे हमें। तो इस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान कुल ATP जो लाभ होगा वो होगा 8 ATP या 6 भी हो सकता है, उसकी आगे बात करेंगे। अर्थात यहाँ से मुक्त होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे जाकर यदि NADH2 को अपचित न करके FADH2 को अपचित करते हैं तो 6 ATP बनेंगे, केवल 4 ATP बनेंगे, और NADH2 को ही अपचित करेंगे तो 6 ATP का लाभ होगा। तो उस हिसाब से 8 ATP, अन्यथा 2 ATP आगे हम पढ़ेंगे। एक मेलेट एस्पार्टेट शटल होता है, एक ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होता है, उसके द्वारा इनसे मुक्त हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो
वो आगे जाकर NADH2 को अपचित करें या FADH2 को अपचित करें, उसके आधार पर या तो 6 ATP प्राप्त होंगे या 4 ATP प्राप्त होंगे। 4 होंगे तो 4 और 2, यहाँ से 6 ATP का लाभ होगा। यदि 6 प्राप्त होंगे, 6 और 2 8, तो 8 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कुल ATP लाभ होता है 8 ATP, याद रखना आपको भी, ठीक है, और 6 ATP। क्लियर? तो ये अपना ग्लाइकोलाइसिस की सामान्य जानकारी। अब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होने के बाद में ये जो पायरुविक अम्ल है, इस पायरुविक अम्ल का भविष्य निर्भर करता है कि इसको O2 मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो O2 की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इसका फ्यूचर निर्भर करेगा। हम बात कर रहे हैं केवल ऑक्सीशोषण की, मतलब O2 क्या है, प्रेजेंट है, तो उसके आधार पर इसको देखें। तो यहाँ अब ये जो पायरुविक अम्ल है, कितने मॉलिक्यूल हैं पायरुविक अम्ल के? 2 अणु हैं। ग्लूकोज कितना था? 1। ये 3 कार्बन युक्त, ये 6 कार्बन युक्त। अब जो पायरुविक एसिड है वो यदि ऑक्सीशोषण की क्रिया करता है तो ऑक्सीशोषण की जो क्रिया है आगे की, वो सारी कहाँ पर संपन्न होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ संपन्न होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इससे अगला जो चरण होगा वो होगा क्रेब्स चक्र। कौन सा होगा? क्रेब्स चक्र। लेकिन क्रेब्स चक्र के से पहले एक मध्यमवर्ती क्या होगी? अभिक्रिया। मध्यमवर्ती अभिक्रिया होती है जिसे लिंक रिएक्शन या गेट वे रिएक्शन कहा जाता है। और यहाँ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। और इस मध्यमवर्ती अभिक्रिया में पायरुविक अम्ल जो है, इस पायरुविक अम्ल को यहाँ एक CO2, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 CO2 यहाँ पर क्या हो जाती हैं? मुक्त हो जाती हैं। ठीक है, तो 3 कार्बन थे, 1 कार्बन यहाँ मुक्त हो गया। तो अब जो यौगिक बनेगा वो बनता है यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ये मध्यमवर्ती यौगिक है। मध्यमवर्ती क्या है? यौगिक है जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। यहाँ प्रश्न पूछ सकता है ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ने वाला जो यौगिक है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। मध्यमवर्ती अभिक्रिया या गेट वे रिएक्शन या लिंक रिएक्शन जो है वो कौन सी है? तो पायरुविक अम्ल का एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होना मध्यमवर्ती अभिक्रिया है। यहाँ लगभग 5 सहकारक भाग लेंगे। अब 5 सहकारकों के अंतर्गत कौन कौन होता है? देखो, एक तो होगा यहाँ पर NAD, एक होगा मैग्नीशियम, एक होगा लिपोइक एसिड, एक होगा थाइमिन पायरोफॉस्फेट और एक होगा कोएंजाइम ए। ये सब के सब यहाँ सहकारक का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। साथ ही यहाँ NAD+ जो है ये इसका अपचयन होगा, इससे NADH2 का निर्माण होगा। तो यहाँ 2 NADH2 बनते हैं जिनसे ETS के दौरान 6 ATP के तुल्य क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। 6 ATP के तुल्य क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो हम बात करें यहाँ मध्यमवर्ती अभिक्रिया की हम बात करें तो मध्यमवर्ती जो अभिक्रिया है उसमें क्या हो रहा है? तो मध्यमवर्ती जो अभिक्रिया को हमने देखा, उस अभिक्रिया के अंदर 6 ATP के तुल्य क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। मध्यमवर्ती अभिक्रिया में 6 ATP के तुल्य क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। अर्थात 2 NADH2 का निर्माण होता है। 5 सहकारक यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। और पायरुविक जो अम्ल था 3 कार्बन युक्त, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। इसके भी कितने अणु बनेंगे? 2 अणु, लेकिन ये 2 कार्बन वाला होगा। कैसा होगा? 2 कार्बन वाला यौगिक है।
अब ये एसिटाइल को एंजाइम ए है, यही आगे क्रेब्स चक्र में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो मध्यवर्ती अभिक्रिया या लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन कौन सी है, तो ये गेटवे रिएक्शन कहलाएगी यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की यहाँ क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। एसिटाइल को एंजाइम ए जो है ये आगे क्रेब्स चक्र में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। जैसे ये हम बात करें, ये पूरा क्या है, क्रेब्स चक्र है, ये इसको TCA चक्र भी कहते हैं, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये लगातार सतत रूप से चलता रहता है ऐसे, ठीक है। एसिटाइल को एंजाइम ए इस चक्र में प्रवेश करता है। सबसे पहले यहाँ OAA से ये जुड़ेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या होता है, जुड़ता है और सिट्रिक अम्ल का क्या करता है, निर्माण करता है। सिट्रिक अम्ल जो है वो उसमें 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इसलिए इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। सर हैंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कबूतर की मांसपेशियों में ये जो साइकिल है इसकी खोज की थी, इसलिए इसे क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। एक ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, उसके लिए जो क्रेब्स साइकिल की क्रिया है वो कितनी बार होती है, 2 बार होती है। देखो यहाँ 2 एसिटाइल को एंजाइम ए के 2 अणु भाग ले रहे हैं। यदि एक अणु यहाँ पर भाग लेगा, ठीक है, एक मॉलिक्यूल भाग लेगा तो ये चक्र 1 बार, 2 भाग लेंगे तो ये चक्र 2 बार। मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं एक जो ग्लूकोज का अणु है उसके पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए जो क्रेब्स साइकिल है वो 2 बार संपन्न होता है। एक साइकिल की हम बात करें, एक साइकिल में क्या क्या बनता है, तो एक साइकिल में 3 तो बनते हैं, NADH2, इसके अलावा 2 बनते हैं FADH2, इसके अलावा एक बनता है GTP। एक साइकिल की बात कर रहे हैं, ये साइकिल कितनी बार होगा, 2 बार। तो इन सबको किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो टोटल हम देखें किसके दौरान, ध्यान दो दोबारा से, एक ग्लूकोज के पूर्ण विघटन के लिए क्रेब्स साइकिल जो है वो कितनी बार होगा, 2 बार। कितनी बार होगा, एक साइकिल की बात करें तो एक साइकिल में 3 तो NADH2 बनेंगे, 2 FADH2 बनेंगे, एक क्या बनेगा, GTP। 2 बार साइकिल हो रहा है इसलिए इनको 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इंटू 2 टोटल NADH2 कितने बन जाएंगे, 3 दूनी 6 NADH2 और FADH2 कितने बन जाएंगे, 4 FADH2 और GTP कितने बन जाएंगे, 2 GTP बन जाएंगे। यहाँ हम समझें, इसको ध्यान रखना, एक NADH2 जो है ना, उस एक NADH2 3 ATP के तुल्य ऊर्जा रखता है, मतलब एक NADH2 से 3 ATP बनेंगे, और एक जो FADH2 होगा ना, एक FADH2 से 2 ATP बनेंगे। कितने, 2 ATP बनेंगे, इसको ध्यान में रखना आपको। देखो 6 NADH2 है, मतलब ATP ETS, इनसे जो ऊर्जा मिलेगी ना सारी, वो मिलेगी कब जाके, ETS के दौरान, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के दौरान। ये जो सारा क्रेब्स साइकिल है ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। देखो प्रश्न यहाँ से बनता है, ग्लाइकोलाइसिस का क्रियास्थल है तो साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। क्रेब्स साइकिल का क्रियास्थल है तो कौन है, मैट्रिक्स है। मध्यवर्ती अभिक्रिया भी कहाँ हो रही है, मैट्रिक्स में। जबकि ETS जो होता है, ETS कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की हमने स्ट्रक्चर की बात की, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो झिल्ली है उस आंतरिक झिल्ली पर जो F1 पार्टिकल हमने पढ़े, ऑक्सीसोम जो हमने पढ़े, वो ऑक्सीसोम जो है वहाँ ETS की क्रिया होती है। ए जो है इनसे ऊर्जा जो ATP जो बनेंगे वो ETS के दौरान बनेंगे। तो 6 NADH2 हैं, एक से कितने ATP, 3, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो जाएंगे, 18 ATP तो ये वाले। इसके अलावा इनसे कितने बनेंगे, एक FADH2 से कितने, 2, तो 4 से 8 ATP और एक GTP एक ATP के तुल्य ही है, तो 2 ATP ये बन जाएंगे। टोटल हम बात करें तो क्या होगा, 18 और 2 सॉरी 24 बनेंगे। वैसे एक बार रुको,
देखो एक क्रेब्स साइकिल की हमने बात की, तो एक क्रेब्स साइकिल के दौरान 3 NADH2 बनेंगे एक बार में, और यदि ये साइकिल 2 बार होगा तो 6 NADH2 बन जाएंगे और 4 FADH2 बन जाएंगे और 2 GTP बन जाएंगे। तो 6 से 18 ATP तो ये 18 ATP तो ये, और 4 ये बन गए, 4 दूनी 8 ATP ये तो गड़बड़ हो रहा है, 8 और 2 ATP ये 2 ATP है। एक बार मैं देखूं, सॉरी यहाँ हम बात करें तो एक में केवल एक FADH2 ही बनेगा, मतलब केवल 2 FADH2 ही बनेंगे और 2 ही GTP बनेंगे। तो अब देखो ध्यान देना एक बार, एक जो साइकिल होगा ना क्रेब्स साइकिल, उसमें 3 तो NADH2 बनेंगे, एक FADH2 बनेगा और एक क्या बनेगा GTP। 2 बार होगा तो 3 दूनी 6 तो NADH2 बन जाएंगे, एक चक्कर में एक FADH2 तो 2 में 2 FADH2 और एक में एक एक GTP तो 2 में 2 GTP। देखो अब 6 NADH2 हैं, एक NADH2 से कितने ATP बन रहे हैं 3, तो 6 से कितने बनेंगे 18 ATP, कितने बन जाएंगे 18 ATP। उसके बाद में 2 FADH2 हैं, तो एक FADH2 में 2 ATP के, तो 2 दूनी 4 ATP इससे प्राप्त हो जाएंगे और 2 ATP GTP से प्राप्त हो जाएंगे। तो कितने हो गए 18 और 2 20, 20 और 4 24 ATP। तो एक यदि आपको पूछे एक क्रेब्स साइकिल यदि एक बार होता है, तो एक बार होता है तो उससे कितने ATP प्राप्त होंगे 12 ATP, और 2 बार होगा तो उससे कितने ATP प्राप्त होंगे 24 ATP। कितने 24 ATP। एक ग्लूकोज के पूर्ण विघटन के दौरान टोटल कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा या कितने ATP प्राप्त हुए, हमने शुरू में पढ़ा था 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है एक ग्लूकोज अणु के विघटन से, या हमने कहा था 36 या 38 ATP के तुल्य ऊर्जा मिलती है। अब ये 38 या 36 मिल रही है या नहीं मिल रही है, संपूर्ण ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया है। देखो 8 तो किस में ग्लाइकोलाइसिस में, 8 ATP तो कहाँ से ग्लाइकोलाइसिस से, कितने ATP 8 ATP, या 8 नहीं होते हैं तो और 6 ATP प्राप्त होंगे। यदि 8 नहीं तो 6 ATP प्राप्त होंगे, वो आगे पढ़ेंगे 8 क्यों नहीं होंगे, 6 ही क्यों होंगे, या 8 किस प्रकार से होंगे और 6 किस प्रकार से होंगे, इनकी बात करेंगे। दूसरी हमने पढ़ी मध्यमवर्तीय अभिक्रिया, मध्यमवर्तीय अभिक्रिया, उससे हमें कितने 6 ATP मतलब 2 NADH2 प्राप्त हुए थे। एक पढ़ा हमने क्रेब्स चक्र, तो क्रेब्स चक्र से कितने ATP प्राप्त हो रहे हैं 24 ATP। टोटल देखो एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीडेशन से 24 और 6 30, 30 और 8 38, 8 नहीं मिले या 6 मिले तो 36, तो टोटल कितने 38 ATP या 36 ATP के तुल्य यहाँ क्या मिलेगी ऊर्जा मिलेगी। ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है, संपूर्ण उस पूरे ऑक्सीडेशन को, पूरे ऑक्सीकरण को हम विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस चक्र की, सेकंड हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल की, और फिर बात करेंगे ETS की। तो ये तो था नॉर्मल इंट्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत क्या क्या कहाँ कहाँ किस प्रकार से ATP का क्या होगा निर्माण होगा और कौन कौन सा चक्र कैसे प्रवेश करेगा। तो पहली चीज़ तो ग्लाइकोलाइसिस होगा, कोशिका द्रव्य में होगा, चाहे ऑक्सीडेशन करें चाहे अनऑक्सीडेशन करें सभी में होगा। पायरुविक अम्ल का जो फ्यूचर है वो निर्भर करता है O2 मिले या O2 नहीं मिले। यदि O2 मिल रही है तो ये क्या होगा एसिटाइल कोएंजाइम, फिर क्रेब्स साइकिल में, फिर ETS के दौरान ऊर्जा का क्या होगा निर्माण। यदि O2 नहीं मिलती है तो सामान्य नॉर्मली एल्कोहलिक किण्वन होता है, उसके दौरान एथेनॉल या एथिल एल्कोहल का निर्माण होगा, CO2 बनेगी और ऊर्जा जो है वो बहुत कम मिल पाती है वहाँ पर। क्लियर यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आगे हम देखें ग्लाइकोलाइसिस की।
तो ग्लाइकोलाइसिस के संदर्भ में ये सामान्य जानकारी बता दी। एक जानकारी और यहाँ पर रह जाती है, जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो है इसे हम EMP पाथवे भी कहते हैं। क्यों? 3 वैज्ञानिक थे, एम्बडन, मेयरहोफ व पार्नास। 3 साइंटिस्ट थे, एम्बडन, मेयरहोफ व पार्नास। इन्हीं के आधार पर एम्बडन से तो क्या ले लिया E, मेयरहोफ से क्या ले लिया M और पार्नास से क्या ले लिया P। इन्हीं 3 साइंटिस्ट के सम्मान में, क्योंकि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की जानकारी इन्होंने दी, इन्हीं के सम्मान में इसे EMP पाथवे भी कहा जाता है। सामान्य जानकारी हमने पढ़ ली। EMP पाथवे 10 चरणों में होगा। सभी चरण उत्क्रमणीय हैं, केवल पहला, तीसरा, 10वां चरण अनुत्क्रमणीय है। सभी चरणों में एंजाइम्स की आवश्यकता है। एक चरण को छोड़कर कोशिका द्रव्य में होगा, ना O2 काम में ली जाती है, ना CO2 मुक्त होती है। यहाँ 2 NADH2 बनेंगे, 4 ATP बनते हैं, 2 काम में आते हैं। मतलब 2 बार यहाँ पर हम देखें तो 2 बार फास्फोरिलीकरण की क्रिया होगी ग्लाइकोलाइसिस में, जिसमें 2 ATP अणु यहाँ क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। अब हम पढ़ें कि इसके जो 10 चरण हैं वो कौन से हैं। इन चरणों की बात करें, ध्यान दीजिए। ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है वो ग्लूकोज से प्रारंभ होगी। कहाँ से प्रारंभ हो रही है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से प्रारंभ होती है और ग्लूकोज का एक अणु है, ये प्रवेश करता है, ये 6 कार्बन युक्त होता है। सबसे पहले जो ग्लूकोज है इसका फास्फोरिलीकरण होगा और फास्फोरिलीकरण में इसके साथ फास्फेट जुड़ जाएगा। पहला चरण अनुत्क्रमणीय है, पहला चरण अनुत्क्रमणीय है। ये ग्लूकोज जो है वो उसका फास्फोरिलीकरण होगा। इसके लिए एक ATP की क्या पड़ेगी? आवश्यकता। साथ ही मैग्नीशियम आयन भी आवश्यक है और ATP टूटकर ADP प्लस अकार्बनिक फास्फेट में चेंज हो जाएगा। एक फास्फेट यहाँ ग्लूकोज को मिलेगा तो ये बनाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। और यहाँ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो है हेक्सोकाइनेज। अब डायरेक्ट ग्लूकोज से हम बात करें, ग्लूकोज से ये जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रक्रिया है वो ग्लूकोज से प्रारंभ होती है, लेकिन ग्लूकोज के अलावा भी हम यहाँ दे सकते हैं कि ये स्टार्च से प्रारंभ हो सकती है। स्टार्च जो है वो स्टार्च यहाँ चेंज हो जाता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में। किसमें? ग्लूकोज 1 फास्फेट में। और ग्लूकोज 1 फास्फेट चेंज हो जाते हैं यहाँ ग्लूकोज 6 फास्फेट में। PO4 मीन्स फास्फेट की हम बात कर रहे हैं। तो स्टार्च से प्रारंभ हो सकता है, स्टार्च से प्रारंभ होगा तो ग्लूकोज 1 फास्फेट निर्माण करेगा यहाँ ग्लूकोज 6 फास्फेट का। किसका निर्माण करेगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट का। इसके अलावा हम देखें तो ये प्रारंभ हो सकता है सुक्रोज से। किससे प्रारंभ हो सकता है? सुक्रोज से। सुक्रोज से। और सुक्रोज यहाँ चेंज होगा फ्रक्टोज में। किस में चेंज होगा? फ्रक्टोज में चेंज होगा। सुक्रोज किस में बदलेगा? फ्रक्टोज में। ठीक है, तो पहला जो चरण है फास्फोरिलीकरण, जिसमें
फास्फेट जुड़ा, एटीपी काम में आया, एक एटीपी यहाँ उपयोग में आ गया। अब जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, PO4 फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। और यहाँ पर एटीपी काम में नहीं आ रहा है। यहाँ हम बात करें तो एक एंजाइम काम में आ रहा है, फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंट में ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है या बदल जाता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट में क्या हो गया, बदल गया, चेंज हो गया। इसके बाद में यहाँ हम देखें ना तो ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है आगे डायरेक्ट किसमें, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, और ये जो फ्रक्टोज है ये भी फ्रक्टोज 6 फास्फेट में यहाँ से क्या कर जाएंगे, प्रवेश हो सकते हैं। तो यहाँ से यदि ये फ्रक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में प्रवेश कर रही है, या स्टार्च ग्लूकोज 1 फास्फेट और ग्लूकोज 6 फास्फेट के रूप में यहाँ प्रवेश करता है, तो एक बार फास्फोरिलीकरण की क्रिया नहीं होगी, अर्थात एक अतिरिक्त जो एटीपी है वो यहाँ पर खर्च नहीं होगा, एक अतिरिक्त एटीपी यहाँ पर खर्च नहीं होगा। आगे हम बात करेंगे इसकी। अब फ्रक्टोज जो 6 फास्फेट है, ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट में। फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट में क्या कर जाएगा, ये बदल जाएगा, और यहाँ पर फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम प्रयुक्त होगा। साथ ही यहाँ भी फास्फोरिलीकरण हो रहा है, इसलिए एक एटीपी यहाँ पर खर्च होगा, एडीपी, और अकार्बनिक फास्फेट यहाँ बनेगा। अब फ्रक्टोज 1,6 जो डाइफास्फेट है ये यहाँ चेंज हो जाएगा किसमें, ये बदलेगा। देखो यहाँ हम बात करें, ये 6 कार्बन युक्त है, ये भी 6 कार्बन युक्त है, ये भी 6 कार्बन युक्त है, ये भी 6 कार्बन युक्त है, और सबका एक एक अणु बन रहा है। इसका भी एक मॉलिक्यूल बन रहा है, इसका भी एक अणु बन रहा है, और इसका भी एक अणु यहाँ पर बन रहा है। अब फ्रक्टोज जो 6 फास्फेट है, ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट आगे एल्डोलेज, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये निर्माण करेगा 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का, या 3-PGAL का, या फिर यहाँ निर्माण होता है इसी के द्वारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का यहाँ पर क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, इन दोनों का निर्माण होता है किससे, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से। ये जो है ये 3 कार्बन वाला, और ये भी कैसा है, 3 कार्बन वाला क्या है यहाँ पर, यौगिक है। क्लियर, यहाँ पर 3-3 कार्बन के 2 अणु यहाँ पर क्या हो गए, बन गए, एक PGAL बन रहा है और एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या बन रहा है, फास्फेट का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो इसका भी एक अणु बना और इसका भी एक अणु बना, और 3-3 कार्बन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल बन गए, 2 अणु बन गए। ये आपस में अंतः परिवर्तित हो सकते हैं, और अंतः परिवर्तित के लिए यहाँ एंजाइम काम में आता है आइसोमरेज। कौन सा, आइसोमरेज जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ये भी PGAL में ही बदलेगा, PGL में बदलकर ही आगे का प्रोसेस करेगा। मतलब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ये PGAL 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तब 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के हम यहाँ कितने अणु मान सकते हैं, 2 अणु मान सकते हैं। कितने अणु मान सकते हैं, 2 अणु यहाँ 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के हम मान सकते हैं।
तो यहाँ देखो हमने बात की फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण, फोर्थ चरण। अब हम बात करेंगे फिफ्थ चरण की। देखो पहला, तीसरा और चौथा, ये देखो ये भी इरिवर्सिबल है, ये भी अनुत्क्रमणीय है, ये उत्क्रमणीय नहीं है, ये भी अनुत्क्रमणीय है। इसके बाद में 3 जो PgAl है, ये 3 PgAl आगे, ये 3 PgAl आगे, इससे आगे का मैं इधर बना रहा हूँ, आपको डायरेक्ट बनाना है क्योंकि यहाँ जगह नहीं है मेरे पास। तो हम देखें 3 जो PgAl है, 3 PgAl के कितने अणु थे? 2 अणु। कितने अणु हैं? 2 अणु। क्यों है 2 अणु? क्योंकि जो डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फास्फेट है ये भी किस में चेंज हो जाएगा? 3 PgAl में। तो इसके कितने अणु माने हम? 2 अणु माने। तो अब यहाँ 2 H3PO4 प्रयुक्त होते हैं, यहाँ कोई एंजाइम काम में नहीं आएगा और ये 1,3-डाई PgAl का क्या कर लेंगे? निर्माण कर लेंगे। 1,3-डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का क्या कर लेंगे? निर्माण कर लेंगे। 1,3-डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का यहाँ पर क्या होगा? निर्माण होगा। अब 1,3-डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, यहाँ कोई एंजाइम काम में नहीं आ रहा है। 1,3-डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है ये चेंज हो जाएगा 1,3-डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल में, 1,3-डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाएगा। 1,3-डाई PgA में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रयुक्त होगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रयुक्त होगा और यहाँ पर NAD जो है ना, NAD प्लस इसका अपचयन होगा और इससे NADH2 का निर्माण होगा। 2 अणु हैं तो यहाँ 2 NADH2 बनेंगे और ये 2 NADH2 हैं, ये ETS में प्रवेश करेंगे। इनसे ETS के दौरान 6 ATP का क्या होगा? लाभ होगा। तो 1,3-डाई फास्फो क्या बन गया? ग्लिसरिक क्या बन गया? अम्ल यहाँ पर बन गया। अब आगे 1,3-डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है ये चेंज हो जाएगा 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल में। फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंट में। साथ ही यहाँ पर 2 अणु हैं तो 2 ADP अकार्बनिक फास्फेट क्रिया करके यहाँ पर 2 ATP का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो 2 ATP। अब यहाँ हमें 2 ATP अणु क्या हो गए? प्राप्त हो गए। अब 3-फास्फोग्लिसरिक जो अम्ल है ये यहाँ पर चेंज होगा 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल में। किस में बदल जाएगा? 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल में। और यहाँ म्यूटेज, कौन सा एंजाइम काम में आ रहा है? म्यूटेज, फास्फोग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम काम में आता है। फास्फोग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम काम में आता है। देखो कितने चरण हो गए? चौथा चरण यहाँ हो गया था, ये 5वां चरण है अपना, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां। अब 2-फास्फोग्लिसरिक जो अम्ल है ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा 2-फास्फोइनोल पाइरूवेट में। 2-फास्फोइनोल किस में बदल गया?
2-फॉस्फोइनोल किस में चेंज हो जाएगा, 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में होगी ये क्रिया। उसके बाद में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो 2-पाइरुविक किस में चेंज हो जाएगा, अम्ल में, 2-पाइरुविक किस में बदल जाएगा, अम्ल में। साथ ही यहाँ पर 2 ATP जो अणु हैं उनका भी क्या होगा, निर्माण होगा। पाइरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर भी 2 ADP अकार्बनिक फॉस्फेट क्रिया करके 2 ATP का क्या करेंगे, निर्माण। पाइरुविक काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्रिया होगी। ये अपना 9वां चरण था और ये 10वां चरण था। तो टोटल हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है वो कितने चरणों में यहाँ संपन्न हो रही है, 10 चरणों में यहाँ क्या होती है, संपन्न होती है। और 10 चरणों में संपन्न होने के बाद में पाइरुविक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। और पाइरुविक अम्ल के कितने अणु बन रहे हैं, 2 अणु यहाँ पर पाइरुविक अम्ल के बनते हैं जो 3 कार्बन वाला यौगिक है। कैसा है, 3 कार्बन वाला क्या है, यौगिक है। अब देखो इस पूरा जो प्रोसेस हो रहा है 10 चरणों में हो रहा है, जिसमें बताया था सभी जो चरण है वो रिवर्सिबल होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। केवल 3 चरण ऐसे थे जो अनुत्क्रमणीय है, पहला और तीसरा, और अपना 10वां जो चरण है वो क्या है, अनुत्क्रमणीय है, बाकी उत्क्रमणीय है। सभी में एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। एकमात्र चरण 5वां यहाँ किसी एंजाइम की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं पड़ रही है। यहाँ किसी एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। फास्फोरिक अम्ल यहाँ पर क्या होता है, काम में आता है, ठीक है, जिसके दौरान फास्फोरिलीकरण की क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। तो ग्लाइकोलाइसिस का ये संपूर्ण प्रक्रिया कंप्लीट हुई हमारी। और इसमें शुरुआती जो 5 चरण हैं उनमें तो हम कह सकते हैं कि उनमें एनर्जी खर्च होती है। उसके 5 के बाद में हमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी है, उसके बाद में हमें ऊर्जा मिलने वाली है, मिलेगी। तो 1 ATP यहाँ खर्च हो रहा है, 1 ATP यहाँ खर्च हो रहा है। ग्लूकोज का एक अणु से 2 अणु पाइरुविक अम्ल के क्या होते हैं, बनते हैं। यहाँ फास्फोरिलीकरण की क्रिया कितनी बार हो रही है, 2 बार। कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है फास्फोरिलीकरण की। इसके अलावा ATP सिंथेसिस की क्रिया 2 बार हो रही है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ ATP का निर्माण हो रहा है। तो 2 ATP यहाँ और 2 ATP यहाँ, देखो 2 और 2, टोटल कितने ATP बने हमारे पास, 4 में से कितने ATP खर्च हो गए, 1 यहाँ खर्च हो गया और 1 यहाँ, 2 खर्च हो गए। तो प्रश्न पूछे ग्लाइकोलाइसिस में शुद्ध ATP लाभ कितना होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में शुद्ध ATP लाभ कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। संपूर्ण ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में, संपूर्ण ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में कुल ATP कितने बढ़ते हैं, तो कुल ATP कितने बढ़ते हैं, 4। ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण अभिक्रिया में कुल ATP लाभ कितना होता है ETS के बाद में, तो कुल ATP लाभ जो है वो कितना होगा, 8 या कितना होगा, 6। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखो 2 NADH2 बन रहे हैं, ये भी ETS में जाएंगे तो इनसे भी 6 ATP के तुल्य क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। लेकिन ETS में जाने के बाद ही, ETS में नहीं जाएंगे तो इनसे ऊर्जा नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछता है वो किस प्रकार से पूछता है कि ग्लूकोज के पूर्ण विघटन के दौरान कितने ATP का लाभ होता है। तो ग्लूकोज के पूर्ण विघटन के दौरान, केवल ग्लाइकोलाइसिस की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्रेब्स साइकिल की भी बात करेंगे, ETS की भी बात करेंगे, तो उसमें टोटल 36 या 38 ATP। लेकिन यदि आपको यहाँ ये पूछ ले ग्लूकोज 1 फास्फेट के ऑक्सीकरण से कुल कितने ATP प्राप्त होते हैं, तो 1 ATP कम खर्च हुआ। तो ग्लूकोज 1 फास्फेट के बारे में पूछे तो आप बताओगे 38 नहीं, 39 ATP का लाभ होता है, क्योंकि 1 ATP का खर्चा यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 39 ATP का क्या होता है, लाभ होता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है
उसके पूर्ण ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी प्राप्त होंगे, तो इससे भी कितने होंगे 39। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से कितने होंगे, तो इससे 40, क्योंकि 2 एटीपी का खर्चा यहाँ कम हो जाएगा फिर। तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट की हम बात करें तो उसकी बात करें केवल, तो इससे कितने 40 एटीपी का क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर यहाँ तक? मेरे हिसाब से ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल था वो कंप्लीट हुआ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।